वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं 65th यानी कि 65वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, जिसका ये 4th पार्ट है। और इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे 65वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 113 से। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। इंग्लिश में अगर पढ़ दूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। और ऑप्शन दिया गया है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जब सबसे अधिक या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है तो एक से अधिक तो होगा नहीं, जब होगा एक ही होगा। तो क्या इन चारों में से कोई देश है? ये आपको सही जवाब बताना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कजाकिस्तान, जिसकी पहले राजधानी अस्ताना हुआ करती थी और अब उसके पहले प्रेसिडेंट के नाम पर उसकी राजधानी हो गई है नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री है और करीब 40% अकेले कंट्रीब्यूट करता है यूरेनियम के प्रोडक्शन में। और खास बात आप ये समझ लीजिए कि कजाकिस्तान जो है वो यूएसएसआर का पहले हिस्सा हुआ करता था, उससे ये देश अलग होके बना है और यूरेनियम के दोनों तरीके के यूज हैं, डुअल यूज का समान है। इससे कंस्ट्रक्टिव चीजें ही बनाई जाती हैं और डिस्ट्रक्टिव आइटम्स भी बनते हैं। ओके। और अगर टॉप 5 प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कजाकिस्तान फॉलोड बाय कनाडा, तब स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, इसके बाद नामीबिया और नाइजर। तो नामीबिया और नाइजर दो अफ्रीकन कंट्रीज भी लिस्ट में हैं यूरेनियम के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ियां सटी हैं। और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां या सेवरोए की पहाड़ियां। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपने जियोग्राफी के बुक को देखिए, एटलस को देखिए और चीजों को सही ढंग से एनालाइज करिए। ठीक। और जो कार्डेमम हिल्स है ना, कार्डेमम माने मसाले वाले ये पहाड़ हैं, इस पर बहुत तरीके के मसालों की खेती की जाती है। और कार्डेमम पहाड़ियां दक्षिण पूर्व केरल में और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित हैं। और कन्याकुमारी जो है शहर जो है कार्डेमम पहाड़ियों का दक्षिणी छोर है। चलिए इस चीज को मैप पर हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये केप कमोरिन लिखा गया है, यही वो रीजन है जो कि कन्याकुमारी का लोकेशन है, वो शहर है। और यहाँ पर आप कार्डेमम हिल्स देख पा रहे हैं। बाकी जो भी पहाड़ दिए गए हैं वो उससे काफी दूर हैं, भले वो नीलगिरी की बात हो रही हो या अन्नामलाई या सेवरोए जावेदी की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर 114 का हो गया ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। अब इंग्लिश में यही क्वेश्चन कि अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज व्हिच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। इनमें से कौन सी एक नदी है जो कि गंगा रिवर का हिस्सा है, उसको कंट्रीब्यूट करती है। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं शंख नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर। काफी अच्छे से आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आप पूरा एक मैप निकालिए और गंगा के बेसिन को आप कवर करने का कोशिश करिए। आप समझ पाएंगे कि इसमें जो नॉर्थ कोयल है ये मंगलम डैम वाला है, मंगला डैम वाला। तो उत्तरी कोयल जो है ये ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, और सोन नदी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है गंगा नदी को, उसका सहायक नदी है सोन। तो करेक्ट आंसर 115 का हो जाता है ऑप्शन बी। बाकी ये जो भी नदियां हैं उनका गंगा नदी से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, यानी which of one of the following hills does not have a tea plantation। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। अब आपको इसका आंसर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एनालाइज करिए। ठीक है। तो गिरनार के जो ये पहाड़ हैं ये कहाँ लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। और ये जो पहाड़ियां हैं ये जानी जाती हैं इंस्क्रिप्शंस के लिए और बहुत सारे जैन टेम्पल्स के लिए। और जो कानन देव पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये चाय बागानों के लिए मशहूर हैं। जबकि गिरनार जो है ये आप गिर रिजर्व के लिए जानते हैं, लायंस के लिए जगह जानते हैं, लेकिन ये टी के लिए नहीं जाने जाने वाली जगह है, चाय के लिए नहीं जानी जाती है। तो 116 का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है कि इसमें से कौन सा चाय से इत्तेफाक नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 117,
कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। यानी इन इंडिया द स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डिसाइडस फॉरेस्ट कवर। तो इसके लिए आपको तो हर बार का फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट देखना चाहिए, हर बार का देखना चाहिए। ये इसमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, स्टिल आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इंडिया में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा अगर वन है, वन क्षेत्र, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। ओके, तो 117 और 117 का सही जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी ये पूछा जा रहा है कि किस एरिया में, किस रीजन में आपको कोरल रीफ्स नहीं नजर आते हैं, नॉट फाउंड पूछा है। कांबे की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, या लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप। अब आप जब इस तरीके के सवाल को देखिए और आप याद करिए कि क्लास 9 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे थे तो सब ओरिजिन बताया गया है कि कौन चीज है वो टेरेस्ट्रियल चीज का हिस्सा है, कौन सा इसमें है जो कोरल ओरिजिन का है। तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ही साफ हो जाता है। और जब कोरल के बारे में आप पढ़ते हैं कि जहाँ गंदा मटमैला पानी होता है वहां पर ये थ्राइव नहीं कर पाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है इनके लिए। तो देखिए ये लक्षद्वीप और मिनिकोय तो कोरल से ही बने हैं, कच्छ में भी कोरल्स मिलते हैं, मुन्नार में भी मिलते हैं, लेकिन ये जो कांबे की खाड़ी है ना, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरल्स नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए, यानी 118, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो भारत में प्रवाल भित्ति जो है कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, मालवन में, इन सारे क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन कांबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ये रिपीट हुई हो सकता है क्वेश्चन, तो इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो जनगणना से पूछ लिया गया है 2011 वाले सेंसस से, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। यानी कि किस रिलीजियस ग्रुप में सबसे अधिक यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज है लिटरेसी रेट की, ईसाई में या हिंदू में या सिख में या जैन में। ऑप्शन ई है कि इसमें से कोई नहीं। ओके, तो ध्यान से समझेंगे कि 2011 के जनगणना से ये मालूम चलता है कि जो जैन कम्युनिटी है, ये जो रिलीजियस ग्रुप है, यहाँ पर लिटरेसी रेट करीब 86% है, जबकि ये हिंदुओं के लिए फिगर 63.6% का है, मुस्लिम में ये 57% अप्रोक्स है। ओके, ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया 119 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यानी देखिए यहां नहीं है पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भील क्या भील गुजरात से इत्तेफाक रखते हैं, गद्दी क्या हिमाचल प्रदेश से इत्तेफाक रखते हैं, कोटा क्या तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, और टोडा क्या केरल से रिलेटेड हैं। तो देखिए ये जो मैचिंग है, भील गुजरात से आते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश से, कोटा जो है ये तमिलनाडु से आते हैं, और तोड़ जो ये कम्युनिटी है, ये जो ट्राइबल ग्रुप हो गई, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से है, ना कि केरला से। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसे पूछा गया कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है, तो टोडा वाली मैचिंग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा, यानी कि बात हो रही है इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि डेवलप की जा रही है जापान के मदद से। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय काफी न्यूज में था, लेकिन देखिए ये काफी पुराना यहाँ पर अग्रीमेंट साइन किया गया है। 2006 की बात है, 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हस्तांतरित एक समझौता ज्ञापन के तहत दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना, जिसको डीएमआईसी कहते हैं, डीएमआईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये लॉन्च किया गया है, और इसके लिए एक एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2006 में। लेकिन जब बुलेट ट्रेन वगैरह चलाने की बातें चल रही थी वो काफी न्यूज में था, इस वजह से आपसे पूछ दिया गया। ओके, तो 121 का सही जवाब ऑप्शन सी,
इस तरीके से आप जानते हैं कि जो हमारा पूरा भारत है इसको कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में हम बांट के देखते हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता, इस तरीके से अमृतसर कोलकाता हो गया। ये जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है इस तरीके से है। इसके बाद चेन्नई बेंगलुरु का एक अलग सा ये कॉरिडोर हो गया। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ईस्टर्न कोस्ट पर एक बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। पूरे इंडिया को इस तरीके से ये कवर करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यानी इसमें से कौन सा वो मतलब रीजन है, कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि धारावाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। और ऑप्शन दिए गए हैं मुंगेर, जमुई, रोहतास या नवादा। अब ये आपको काफी अच्छे से समझना होगा, काफी लोकलाइज्ड क्वेश्चन हो गया, बिहार पर बेस्ड है। और धारवाड़ रॉक्स को आप समझते हैं, धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो कि ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं भारत के, ठीक है। और ये कहां पाए जाते हैं, तो अरावली के रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में, मेघालय तमिलनाडु के हिस्सों में पाए जाते हैं। और धारवाड़ इनको कहा जाता है क्योंकि इसको जो बेस्ट स्टडी धारवाड़ जो रीजन है कर्नाटका का वही की गई थी, इस वजह से इस तरीके के रॉक्स को धारवाड़ रॉक्स कहते हैं। तो ये बिहार में कहां कहां मिलते हैं, तो मुंगेर का जो रीजन हो गया, जमुई और नवादा उस रीजन में मिलता है। लेकिन रोहतास जो है ये तो आप जानते हैं कि विंध्य का एक्सटेंशन है एक तरीके से रोहतास तक का, तो यहाँ पे धारवाड़ रीजन का ये ऑड मैन आउट के हिसाब से भी आप सही जवाब बता सकते थे कि 122 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 123 पर आते हैं कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन इस तरीके से हैं 21, 17, 12, 6। ऐसे ऑप्शन है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा, सही जवाब ही देगा। और गंगा नदी के किनारे बिहार के टोटल 12 जिले हैं। आप कहेंगे कौन कौन से, तो देखिए बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। इस तरीके से टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसमें सबसे लंबा किसका रीजन पड़ता है कोस्ट लाइन अगर गंगा नदी पर, तो है पटना डिस्ट्रिक्ट का, पटना शहर का नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट का। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। इसके लिए आपको बिहार का एटलस निकालिए, बिहार का मैप, और इन चीजों को एनालाइज करिए। इस पर सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ये बहुत आसान सवाल। ऑप्शन है इस तरीके से वाल्मीकि जो कि आप जानते हैं चंपारण रीजन में है, राजगीर, राजगीर तो बिल्कुल अलग है मुंगेर से, इसका क्या लेना देना, भीमबांध और गौतम बुद्ध। तो ये गौतम बुद्ध जो है गया डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, और झारखंड के हजारीबाग से जो सटे हो गया, ये मतलब ये गया हो गया और इधर हजारीबाग हो गया। तो ये करेक्ट आंसर इसका है सी, भीमबांध। जो भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मुंगेर जिले में है, और मुंगेर जिले के ये दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित है। तो जो खड़गपुर पहाड़ियां हैं, तो उन रीजन पर ये कह लें कि उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन समझ लीजिए। और वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व भी है, और वो जो रीजन है वो बिहार का अभी तक कह लें कि इकलौता नेशनल पार्क है। ओके, और तराई रीजन में पड़ता है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर लोकेटेड है। एक राजगीर में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि राजगीर या कह लें नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक, इतना जानना काफी है। और यहाँ पर आप ये भी समझते चलिएगा कि बिहार में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं आपको समझना आने की कोशिश करूं कि किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व्स बन रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर वेटलैंड को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है यूनेस्को की तरफ से, रामसर वेटलैंड्स हैं, इन सब चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। कांवर जो कि बेगूसराय में है वो काफी चर्चा में है, और गोगाविल, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं कि 2011 की जनगणना, देखिए जनगणना पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर बिहार में नोटिस किया गया, सिवान, गोपालगंज, सारण या किशनगंज। ये इसका सही जवाब है गोपालगंज। प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। फॉलोड बाय सिवान जहां पर 988 है सेक्स रेशियो, सारण का 954, किशनगंज 950 और नवादा में 939। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, गोपालगंज ये काफी न्यूज में था नोटा की वजह से। यहाँ पर नोटा भी अच्छे खासे पड़े थे उस समय इलेक्शंस में। तो इन चीजों पर आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। राज्य मार्ग कितने हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट, किस में है लोएस्ट, किस में है, सारा फिगर जो है इकोनॉमिक सर्वे में आते रहता है और हमने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया है। इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार या जेलदार, या इनमें से कोई नहीं? तो पटवारी जो है एक क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो लोग जानते होंगे एकदम 10 सेकंड में इसका जवाब देके आगे बढ़ जाएंगे। 126 इसका सही जवाब ऑप्शन ए। 127 नंबर सवाल, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? यानी कि which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? यानी यूनिटरी फॉर्म आप जानते हैं जहां सेंटर काफी स्ट्रांग हो और स्टेट्स के पास उतनी फंक्शन नहीं दी गई है, पावर नहीं दी गई है। स्विफ्ट डिसीजन, जो एकदम काफी तेजी से डिसीजन लिया जाए। फ्लेक्सिबल हो, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। तो कौन सा जो है वो एक इत्तेफाक नहीं रखता है एकात्मक राज्य के प्रणाली के साथ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ? ठीक है, तो देखिए ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये आइडियल नहीं होता है बड़े कंट्रीज के लिए, छोटे कंट्रीज के लिए ये ठीक है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बड़े एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और आप जानते हैं कि बड़े कंट्री में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होती है, वहां की लोकल नीड्स होती हैं और उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कई बार। तो 127 का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 128 पर चलते हैं कि जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको हिंदी में कहते हैं समुदाय विकास कार्यक्रम, इनका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, ये आपको समझाना है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांव की सहायता करना, या उपयुक्त में एक से अधिक या एक से अधिक यानी कि एक भी नहीं। अब इसके आधार पर आपको बताना है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि 1952 में एक तरीके से इसकी इंसेप्शन है, शुरुआत की गई थी अक्टूबर 1952 में। और जो यहाँ पर कह लें कि डिसेंट्रलाइजेशन का काम दिया गया और ये एक मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम है जिसका मकसद था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपुल, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का एक तरीके से चौतरफा या बहु परियोजना कार्यक्रम उनके लिए लाया गया। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहयोग, सार्वजनिक धन, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, संचार, ग्रामोद्योग, सभी जगहों पर ये काबिल था, वहां पर काम आने वाला था। और बाद में इसी को लेकर आगे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, इसी को एक तरीके से उसका एक्सटेंशन हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पूछ दिया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है, जो कि दिल्ली में उनकी सरकार है, तो वो किस तरीके की पार्टी है? स्टेट पार्टी यानी राज्य पार्टी है, या नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी है, या एक बस रजिस्टर्ड पार्टी है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको सोच के बताना है। तो जो आम आदमी पार्टी है, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं, ओके, तो ये स्टेट लेवल पर रजिस्टर्ड पार्टी है। तो ये एक रजिस्टर्ड है और स्टेट लेवल पार्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे अगर पूछा जाए तो 129 का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आप बाल की खाल खींचने लगेंगे तो आप कहेंगे कि एक पंजीकृत पार्टी है, और ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो पंजीकृत पार्टी वही होगी जो राज्य लेवल होगी। यानी ये तो समझ आ ही रहा है कि पंजीकृत पार्टियां ही चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसे तो है नहीं कि भले ही बस रजिस्टर्ड पार्टी हो उनका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, लेकिन ये तो सशर्त है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। जो लोग बहुत ज्यादा बाल की खाल खींचने लगे, कहें कि ए और डी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ई ऑप्शन लेंगे, हालांकि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? यानी which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem? आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें से कौन सा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है जो कि इसी तरीके से जांच पड़ताल पोस्टमार्टम के काम आता है और उसको पोस्टमार्टम कहा जाता है? प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, परमादेश यानी मैंडेमस, सर्ट्यूररी यानी उत्प्रेषक, या क्योरंटो यानी अधिकार पृक्षता।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उत्प्रेषक। उत्प्रेषक जो है ये रीट है जो कि इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, और वो निर्देश देता है कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि वो उनका जो मामला है वो अपने हायर कोर्ट को भेज दें। यानी उत्प्रेषक एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली एक रिट है जिससे यह निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए वरिष्ठ अदालत भेजा जाए। यानी 130 का सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन 131 कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा वर्जन चल रहा है, वर्जन पूछा गया है। ये एक कठिन सवाल है और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे M1, M3, Z1, Z3 या ऑप्शन ई। सोचना है, विचार करना है और इसका करेक्ट आंसर बताए, मतलब मैं आगे बढ़ता हूं। इसका वर्जन M3 उस समय के हिसाब से सही है, लेकिन ऐसे सवालों में आपको बहुत ज्यादा सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे सवाल आपको मतलब सही करने तो है नहीं, कुछ चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं और ऐसे चीजों को खोजने के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, 132 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। यानी यहाँ सर्वाधिक पूछने का मतलब है 4 ऑप्शंस में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय। तो देखिए विधानसभा की सीट अरुणाचल प्रदेश में है 60, हिमाचल प्रदेश में कितना है 68 है, मेघालय में कितना है, तो मेघालय और मणिपुर में 60-60 है। ओके, 60 और ये 60, तो अधिक सबसे किस में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। तो 132 का सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133 कि भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। यानी यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पूछ दिया गया कि ये जो भी नाम दिए गए हैं, यानी इसमें चेयरमैन है यूपीएससी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कैग हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, तो कौन सबसे ऊपर आते हैं। तो देखिए जब वरीयता क्रम की बात आती है तो सबसे ऊपर तो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर गवर्नर्स होते हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं। याद है ना वरीयता क्रम। इसके बाद नंबर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे, और उनके साथ साथ लोकसभा के स्पीकर। ओके, इसके बाद कैबिनेट के मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं अपने राज्यों के अंतर्गत, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये सब आते हैं। इसके बाद वाले स्लैब यानी स्लैब 7 की बात होती है, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो 9A से स्लैब में ये सब आते हैं। यानी कि 9A स्लैब जो है उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें आते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और CAG। तो सबसे ऊपर यूपीएससी वाले हो गए चेयरपर्सन, फॉलोड बाय यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके बाद CAG आते हैं, और एक कौन बच जा रहे हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये व्यक्ति कहां पर आते हैं, तो इनको अब आपको सेट करना है। और उस लिस्ट में 14 नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस अपने रेस्पेक्टिव मतलब कि स्टेट्स में, मतलब ये नहीं रेस्पेक्टिव स्टेट्स कहना गलत होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स वो 14 नंबर पर आते हैं। ये तीनों आते हैं 9A में। तो इसमें भी सबसे टॉपर हो गया द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 134 कि भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। Which one of the following statements is correct regarding parliamentary form of government। यहाँ पर लिखा गया है कि जो लेजिस्लेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है जुडिशियरी को, जो लेजिस्लेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सिक्यूटिव यानी जवाबदेह है कार्यपालिका को, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है। चौथा है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जुडिशियरी को, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब इसका सही जवाब सोचिए, इसमें वक्त देना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आपको सोचना होगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। होता यह है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी वो विधायिका में जाते हैं तो वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, और ये जो एक्सिक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो इन चीजों को सेटिस्फाई करता है, और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी करेक्ट आंसर यही बताया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ई, यानी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत? सोच के सही जवाब देना है। खप पंचायत तो एक बड़ा ही खराब व्यवस्था है जो कि हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पंचायती राज सिस्टम के तहत बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक तरीके से हुई, और उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। ओके, क्वेश्चन नंबर 136, जनगणना। देखिए जनगणना से तीसरा सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, यानी 2011 सेंसस के हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कितना है? अब ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार में 935 है, एकदम ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रहना चाहिए। अब तो हालांकि अब नया सेंसस होगा, नए फिगर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 137, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है का मतलब विकास दर कितना था, ग्रोथ रेट कितना था? 14.2%, 14.6%, 15.6% या 15.2%? तो उस समय ये रेट हुआ करता था 14.6%, लेकिन आज ये कोई रेलेवेंस नहीं है। लेटेस्ट फिगर आपको याद रहना चाहिए, उसके लिए आपको हमारे जो वीडियोज हैं बजट और सर्वे के, वो देखकर ही जाना है एग्जाम देने, याद रखिएगा। बहुत सारे वहां पर फिगर्स को हमने अच्छे से हाईलाइट किया है। क्वेश्चन नंबर 138 कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? ये फिगर पूछा गया था। तो ये फिगर उस समय हुआ करता था 4,87,628 करोड़, यानी ऑप्शन ए। ये सब कुछ एकदम लेटेस्ट देख के जाना है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 139, which one of the following programs are was initiated during the 6-5 year plan? यानी भले ही पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई हैं, लेकिन उनसे सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई एक स्कीम थी, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, यानी एक एकीकृत ग्रामीण विकास या ग्रामीण साक्षरता विकास या ग्रामीण रेलवे या ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक यानी एडवांस कम्युनिकेशन लिंक। क्या सही जवाब होगा? तो ये था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन 140, अंत्योदय योजना, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? ये एक बढ़िया सवाल है और ये हाई क्वालिटी क्वेश्चन कहने में इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बात है 25 दिसंबर, अब हम इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, तो 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी और पहली बार राजस्थान में लागू हुई, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन 141, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की साझेदारी कितनी % थी? अब ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़ ही के आगे बढ़ जाइए, ऐसे सवालों का कोई जवाब सही होता नहीं है, आयोग कुछ भी लेता है आंसर, आप कुछ मार के आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे स्किप कर सकते हैं जो कि बहुत अजीब होते हैं। मैं तो मतलब मुझे यही लगता है, पता नहीं क्यों बीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 142, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो क्या कहलाता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके under which the peasant himself owns the land and is responsible for payment of land revenue to the government, वो क्या है? जमींदारी सिस्टम या रैयतवाड़ी या महलवारी या दहसला? ये बढ़िया सवाल है, और अगर आपने बढ़िया से जो स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक्स पढ़ी हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए बताना। और बात है 1820 यूपीएससी भी इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो के द्वारा भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रणाली लाया गया। रैयत जो होते हैं, जो जुताई करते हैं, वो खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो स्वामित्व रखते हैं। जमींदारी सिस्टम में तो जमींदार मालिक होता है, और महलवाड़ी में पूरा कम्युनिटी वाला सिस्टम चलता है। तो आप समझ रहे हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। हेक्टर मुनरो की बात हुई थी। ये सवाल एकदम फिगर से पूछ दिया गया है कि फिस्कल ईयर 2018-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 28,55,882 करोड़। लेटेस्ट फिगर आपको अवेलेबल है, वहां से इन चीजों को आपको करके जाना है।
क्वेश्चन 144, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, यानी इसमें से कौन सा डायरेक्ट फाइनेंस का सोर्स नहीं है, नॉट पूछा गया है। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन ई सबके लिए कॉमन है, एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की चीजों को आप समझते हैं अच्छे से। और देखिए नाबार्ड जो है वो एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है। बाकी जो है यहाँ से डायरेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम होता है, वित्तीय समावेशन होता है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले, तो फिर उनके पैसे जो है नाबार्ड को दे दिए जाते हैं और नाबार्ड जो है फिर बैक एंट्री कराता है पैसे का, ताकि सही से डेवलपमेंट का काम हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 144 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईपीसीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। 145 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऐसे फुल फॉर्म बीपीएससी हर बार ही पूछ रही है। मेरा ये एक देखने का तरीका है, मैंने स्टूडेंट को समझा है। तो ऐसी चीजों जो करंट्स में आती हैं उनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ये एक स्कीम है जिसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के लिए जीरो कस्टम ड्यूटी पर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पुर्जे सहित कैपिटल गुड्स के आयात का इजाजत देता है। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इंग्लिश हिंदी में सेम नाम है, कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन क्या होगा, यानी मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है क्या दिया जाएगा पर मंथ। 3500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या 1500 रुपए। ये काफी चर्चित स्कीम है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी टोटल 3000 रुपए मिनिमम ये देने की बात की गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं और ये पूछा गया है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आजकल न्यूज में छाया हुआ है। और एमएसपी को इंडिया में कौन तय करता है, आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आप जान लें कि जो बॉडी है उसका नाम है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। यही डिटरमाइन करता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 148, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, यानी हिंदू ग्रोथ रेट किस चीज से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू पॉपुलेशन से नहीं रिलेटेड है। ये आप ऐसे समझिए कि एक इकोनॉमिक्स का टर्म है और ये टर्म है जो रेफर करता है लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, जो कि 1991 से पहले देश में हुआ करती थी। तो सही जवाब इसका क्या होगा, आपको सोच के बताना है। ऑप्शंस है मनी, जीडीपी, पॉपुलेशन या जीएनपी। और 148 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जीडीपी के लिए ये टर्म यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहां किया गया था। चंपारण में, मोतिहारी में, राजगीर में या गया में। सोचिए और सही जवाब दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है कि कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी के गांधी मैदान में किया गया था। ऑप्शन बी काफी चर्चित था और शायद ही कोई ये गलत करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 150 कि इन नीति आयोग से हेल्थ इंडेक्स 2019 बिहार का स्कोर कितना है, ये पूछ दिया गया और बिहार का स्कोर था 32.11, यानी कि ऑप्शन सी। सारे राज्यों के लिए होता है और नीति आयोग के द्वारा जो भी इंडेक्सेस जारी की जाती हैं उसमें टॉप 5 कौन है, बॉटम 5 कौन है, बिहार कहां पर है, ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन जो हैं 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के, उनको हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कशन के साथ खत्म किया और शायद ही आपको कोई डाउट बच गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं या फिर नंबर्स को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।